हेलो एवरीवन, हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे और IFRS 15 में स्पेसिफिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल को कवर कर रहे थे। IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से जो हमें प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है, इन 5 स्टेप मॉडल में से भी स्पेसिफिकली हम स्टेप 3 दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस वाला स्टेप कंप्लीट कर रहे थे। स्टेप 3 दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस का स्टेप ये कहता है कि हमने स्टेप 1 में जो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर आइडेंटिफाई किया, स्टेप 2 में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई किया, अब स्टेप 3 में हमने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस को आइडेंटिफाई करना है, कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस को डिटरमाइन करना है। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांजिशन प्राइस की डेफिनेशन देखी कि ट्रांजिशन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी इंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर। एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, इन गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कस्टमर से जो कंसिडरेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कस्टमर से कंसिडरेशन रिकवर करेंगे, इस एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन को हम ट्रांजिशन प्राइस का नाम दे रहे होंगे। अब 4 चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रांजिशन प्राइस की नेचर, टाइमिंग, अमाउंट और एक्सटेंट को किसी ना किसी वे में अफेक्ट कर रही होंगी। 4 चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रांजिशन प्राइस की नेचर, टाइमिंग और अमाउंट को किसी ना किसी वे में अफेक्ट कर रही होंगी। इन 4 चीजों को हमने 1 बाय 1 कवर करना है। कहता है कि ट्रांजिशन प्राइस में भी अफेक्टेड बाय द नेचर, टाइमिंग, अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन। कंसिडर द फॉलोइंग। नंबर 1, वेरिएबल कंसिडरेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए वेरिएबल कंसिडरेशन का क्या रोल है, वेरिएबल कंसिडरेशन कहते किसको है और किस तरीके से वेरिएबल कंसिडरेशन के केस में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस को डिटरमाइन कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम वेरिएबल कंसिडरेशन की बात करें तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ आता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन का मतलब है कि आपकी कंसिडरेशन का वो पोर्शन जो कि फिक्स नहीं है। आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस, आपके कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन का वो पोर्शन जो कि फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल ऑब्वियसली किसी ना किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर, किसी ना किसी फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का कोई कंपोनेंट ऐसा है जो कि किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर कंटिंजेंट है, इस तरह के पोर्शन को हम वेरिएबल कंसिडरेशन कह रहे होंगे। इसकी बेतहाशा एग्जाम्पल्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं जो कि बिल्डिंग्स या फैक्ट्री या इंडस्ट्री वगैरह कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट करता हूं। मेरे पास एक कंपनी आती है और वो मुझे ये कहती है कि हमने आपसे एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवानी है और फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करवाने का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट की लेट्स से कि प्राइस है 100 मिलियन, 10 करोड़ रुपए, यानी कि 10 करोड़ रुपए में मैं कंपनी को एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूँगा। अब मेरे और कंपनी के दरमियान, मेरे और कस्टमर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एग्री हुई उसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड का टाइम रखा गया था 6 महीने का, यानी कि 6 महीने के अंदर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। लेकिन मेरे कस्टमर ने, कंपनी ने मुझसे ये कहा कि इन केस के अगर आपने ये कंस्ट्रक्शन 6 महीनों में कंप्लीट ना की, इन केस के अगर आपने ये कंस्ट्रक्शन 6 महीनों से डिले कर दी, तो फिर हम इस 10 करोड़ रुपए की प्राइस में, इस 100 मिलियन की प्राइस में 5 मिलियन पेनल्टी के डिडक्ट कर रहे होंगे, 5 मिलियन पेनल्टी के डिडक्ट कर रहे होंगे। अब एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस को डिटरमाइन करूं तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 100 मिलियन का, 10 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने में टाइमली कंप्लीट नहीं किया तो फिर मुझे 5 मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी कि इवेंचुअली 100 मिलियन नहीं बल्कि 95 मिलियन ही मैं एक्चुअली रियलाइज कर सकूंगा। एक्चुअली मेरी 95 मिलियन की ही इंटाइटलमेंट क्रिएट हो रही होगी। अब एज अ कॉन्ट्रैक्टर अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस को इवेल्युएट करूं तो इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल ट्रांजिशन प्राइस कितनी है? 100 मिलियन। लेकिन इस 100 मिलियन में से सिर्फ 95 मिलियन एक तरीके से फिक्स कंसिडरेशन है। मैं कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट करूं या मैं कॉन्ट्रैक्ट टाइम से लेट कंप्लीट करूं, एनी हाउ मुझे अपने कस्टमर से, मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टी से 95 मिलियन तो रिकवर होंगे ही, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की फिक्स कंसिडरेशन कितनी आ गई? 95 मिलियन। और बाकी के जो 5 मिलियन है वो एक तरीके से वेरिएबल कंसिडरेशन है। अगर तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट कर लिया तो ये 5 मिलियन की इंटाइटलमेंट होगी, अगर तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो फिर मुझे ये 5 मिलियन की इंटाइटलमेंट नहीं हो रही होगी। तो ये जो 5 मिलियन का पोर्शन है ट्रांजिशन प्राइस का, ये वेरिएबल कंसिडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डिपेंडेंट है, जो कि कंटिंजेंट है इस बात के ऊपर कि हम कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल थी पेनल्टी की। हम जिस तरह जब ये टॉपिक कवर करेंगे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो हमें मल्टीपल वेरिएबल कंसिडरेशन के एग्जांपल्स को देखने को मिल रहा होगा। तो वेरिएबल कंसिडरेशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का वो कंपोनेंट है, वो पार्ट है जो कि फिक्स नहीं है, जो कि वेरिएबल है, जो कि डिपेंडेंट है, जो कि कंटिंजेंट है किसी ना किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर, किसी ना किसी फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर। वेरिएबल कंसिडरेशन के हमारे पास एग्जांपल्स हैं डिस्काउंट्स, रिबेट्स, रिफंड्स, कंसेशन, इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस बोनसेस, पेनल्टीज एंड कंटिजेंट पेमेंट्स। ये मल्टीपल नामों से या मल्टीपल
डिस्क्रिप्शन से हमारे सामने आ सकता है, लेकिन ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने सारी डिस्कस की है या पुकारी है, ये सारी चीजें एक्चुअली वेरिएबल कंसिडरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब स्टैंडर्ड ये कहता है, आईएफआरएस 15 ये कहता है कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस में कोई वेरिएबल कंसिडरेशन है, कोई वेरिएबल कंसिडरेशन का कंपोनेंट है, कोई वेरिएबल कंसिडरेशन का पार्ट है, तो आप इस बात की एस्टिमेशन करोगे कि आप किस हद तक वेरिएबल कंसिडरेशन की इंटाइटलमेंट हासिल कर रहे होंगे। अगर कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजिशन प्राइस का कुछ कंपोनेंट वेरिएबल है, तो फिर हमने ये एस्टिमेट करना होगा, अपनी जजमेंट्स को इस्तेमाल करना होगा, अपनी एस्टिमेट्स को इस्तेमाल करना होगा कि किस हद तक हमारी वेरिएबल कंसिडरेशन की इंटाइटलमेंट बन पा रही होगी। कहता है इफ द कंसिडरेशन प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ वेरिएबल कंसिडरेशन, इफ अ कंसिडरेशन प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ वेरिएबल अमाउंट, एन एंटिटी मस्ट एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन to which it expect to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का कुछ कंपोनेंट या कुछ पार्ट वेरिएबल कंसिडरेशन है, तो फिर हमने एस्टिमेट करना है कि किस हद तक हम कंसिडरेशन की इंटाइटलमेंट क्रिएट कर पा रहे होंगे। अब वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन को, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट वेरिएबल कंसिडरेशन है, तो वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। Number one is expected value method and the number two is single most likely outcome। या तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की वेरिएबल कंसिडरेशन को एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के तहत एस्टिमेट कर रहे होंगे, या फिर हम इसे सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम के तहत या सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट के तहत एस्टिमेट कर रहे होंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के केस में कहता है कि बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी वेटेड अमाउंट विद इन अ रेंज फॉर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, और सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट के बारे में कहता है कि अमाउंट विद इन अ रेंज दैट इज मोस्ट लाइकली टू अकर, दैट इज मोस्ट लाइकली टू इवेंचुएट वेयर देयर आर फ्यू अमाउंट्स टू कंसिडर। अब वेरिएबल कंसिडरेशन की एस्टिमेशन में किस वक्त हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल करेंगे और किस वक्त हम सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम इस्तेमाल करेंगे, और किस तरह से इन मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे, इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है 100 मिलियन का, 10 करोड़ रुपए का, कि मैंने एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है। कस्टमर के साथ ये एग्री हुआ है कि वंस मैं ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर लूं, 100 मिलियन की मेरी फिक्स कंसिडरेशन है, वंस मैं ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर लूं, तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस फैक्ट्री का एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर से, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से या इवैल्यूएटर से रिव्यू करवाया जाएगा। और अगर उस इंडिपेंडेंट इंजीनियर ने, उस इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने इस कंस्ट्रक्शन को बेस्ट कंस्ट्रक्शन रेट किया, तो फिर मुझे 100 मिलियन के अलावा 5 मिलियन का एडिशनल बोनस भी मिल रहा होगा। मैंने एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके तहत मुझे 100 मिलियन में 10 करोड़ रुपए में एक फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हम इस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन को एक थर्ड पार्टी से इवैल्यूएट करवाएंगे। अगर तो थर्ड पार्टी इंजीनियर ने इस कंस्ट्रक्शन को बेस्ट कंस्ट्रक्शन रेट किया, तो फिर इसके नतीजे में मुझे 5 मिलियन का एडिशनल बोनस मिल रहा होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और क्लॉज है जो कि ये कहता है कि हमने ये कंस्ट्रक्शन 6 महीनों में कंप्लीट करनी है। अगर तो हमने ये कंस्ट्रक्शन 6 महीनों में कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छी बात है। इन केस के अगर हम ये कंस्ट्रक्शन 6 महीनों में कंप्लीट ना कर पाए, तो फिर हर एडिशनल दिन के डिले के वजह से मुझे 50,000 रुपए की पेनल्टी इनकर करनी पड़ेगी, यानी कि 50,000 रुपए से हिसाब से मेरी कंसिडरेशन रिड्यूस होती जाएगी। अगर एक दिन डिले करता हूं 50,000 कम हो जाएंगे, अगर 2 दिन डिले करता हूं 50,000 1 लाख कम हो जाएंगे, अगर 3 दिन डिले करता हूं 1.5 लाख कम हो जाएंगे। अब अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को इवैल्यूएट करूं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास 2 वेरिएबल कंसिडरेशन है। नंबर 1 परफॉर्मेंस बोनस एंड नंबर 2 पेनल्टी फॉर डिले इन कंस्ट्रक्शन। अब परफॉर्मेंस बोनस के केस में अगर हम देखें तो 2 ही बातें होंगी, या तो कंस्ट्रक्शन को बेस्ट रेट किया जाएगा और मेरे 5 मिलियन की बोनस की एंटाइटलमेंट बनेगी, या फिर कंस्ट्रक्शन को बेस्ट रेट नहीं किया जाएगा और 5 मिलियन की बोनस की एंटाइटलमेंट नहीं बनेगी। यानी कि परफॉर्मेंस बोनस के केस में 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बोनस मिलेगा या बोनस नहीं मिलेगा। इस केस में वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट करने के लिए हम सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम सिंगल मोस्ट लाइकली मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे। यानी कि हम ये देखेंगे कि बोनस मिलने या ना मिलने, किस इवेंट के होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि 80% चांस है कि हमें ये बोनस मिलेगा, हमारी कंस्ट्रक्शन बेस्ट रेट होगी, तो ये वेरिएबल कंसिडरेशन हमारी ट्रांजिशन प्राइस का पार्ट बनेगा। और अगर हमें कहता है कि 80% चांस है कि हम ये बोनस की एंटाइटलमेंट हासिल नहीं कर सकेंगे, हमारी कंस्ट्रक्शन बेस्ट रेट नहीं होगी, तो फिर इस वेरिएबल कंसिडरेशन को हम ट्रांजिशन प्राइस का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। बताना ये चाह रहा हूं कि इस केस में 2 ही आउटकम होंगे, या तो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी या बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होगी, या तो बोनस की एंटाइटलमेंट होगी या बोनस की एंटाइटलमेंट नहीं होगी।
तो यहां पे एस्टिमेशन के लिए, यहां पे वेरिएबल कंसिडरेशन की एस्टिमेशन के लिए हम सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी जिस इवेंट के होने के ज्यादा चांसेस है उस इवेंट की तरफ अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। लेकिन इसी के अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी का क्लॉज है, जो ये कह रहा है कि हर एडिशनल डे के डिले पे 50,000 रुपए की पेनल्टी होगी, 50,000 रुपए से कंसिडरेशन कम हो जाएगी, ये भी एक वेरिएबल कंसिडरेशन है। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत ज्यादा हो सकता है कंसेशन 1 दिन डिले हो सकता है कंसेशन 2 दिन डिले हो सकता है कंसेशन 3 दिन डिले हो सकता है कंसेशन 4 दिन डिले हो, एंड सो ऑन। अगर 1 दिन डिले होती है तो 50,000 से कंसिडरेशन कम, अगर 2 दिन डिले होती है तो 1 लाख से कंसिडरेशन कम, अगर 3 दिन डिले होती है तो 1.5 लाख से कंसिडरेशन कम, एंड सो ऑन। यानी कि इस वेरिएबल कंसिडरेशन में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो बहुत ज्यादा है। इस केस में एस्टिमेशन के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस केस में वेरिएबल कंसिडरेशन की एस्टिमेशन के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी कि हर पॉसिबिलिटी के होने ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, हर पॉसिबिलिटी को उनकी प्रोबेबिलिटी वेटेज से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अगर 1 दिन डिले होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, 2 दिन डिले होने की प्रोबेबिलिटी 15% है, 3 दिन डिले होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, 4 दिन डिले होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, तो हर पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, हम हर पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी से उसको एक वेटेड एवरेज कंसिडरेशन वर्कआउट कर रहे होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम IAS 37 में प्रोविजन के नंबर को एस्टिमेट करते हैं। हम IAS 37 में प्रोविजन को भी इन्हीं 2 तरीके से एस्टिमेट करते थे, या तो सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम या एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा लॉयर ये कहता है कि हमारे अगेंस्ट एक केस चल रहा है, 70% चांस है कि हम केस हार जाएंगे, 30% चांस है कि हम केस जीत जाएंगे, तो जिस चीज के ज्यादा चांसेस हो हम वो वाला काम करेंगे। अगर हमें लगता है कि 70% चांस है कि हम केस हार जाएंगे, हम अपने पास प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये बेसिकली आप सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम की तरफ जा रहे हो। और इसी के अगेंस्ट अगर हमारा लॉयर हमें ये कहता है कि केस तो हम हार ही जाएंगे, लेकिन हमारी पेनल्टी क्या होगी, 20% चांस है कि पेनल्टी 1 लाख होगी, 30% चांस है कि पेनल्टी 2 लाख होगी, 50% चांस है कि पेनल्टी 5 लाख रुपए होगी, तो अब ज्यादा आउटकम के केस में यहां पे हम सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के तहत एक वेटेड एवरेज पेनल्टी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और वेटेड एवरेज पेनल्टी के अमाउंट से अपने पास प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो जिस तरह से हम IAS 37 में प्रोविजन को एस्टिमेट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड या सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम इस्तेमाल करते थे, सेम इसी तरीके से वेरिएबल कंसिडरेशन को भी एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल है, आइदर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, आइदर सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम। सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम में हम उस इवेंट की तरफ जाते हैं जिसके होने के चांसेस ज्यादा हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, हर पॉसिबल आउटकम्स को प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज वर्कआउट किया जाता है। जिस सिनेरियो में आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स लिमिटेड हो, वहां पे हम सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम इस्तेमाल करेंगे। जिस सिनेरियो में हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स मैक्सिमम या ज्यादा हो, इस केस में हम एस्टिमेशन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब वेरिएबल कंसिडरेशन के केस में स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह कहता है कि इफ द ट्रांजिशन प्राइस हैज अ कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, अगर हमारी ट्रांजिशन प्राइस में कोई कंपोनेंट या कोई पार्ट वेरिएबल कंसिडरेशन का है, दैट ट्रांजिशन प्राइस कैन इंक्लूड वेरिएबल कंसिडरेशन ओनली इफ इट इज हाईली प्रोबेबल, only if it is highly probable that subsequent change in estimate would not result in reversal of revenue। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का कुछ कंपोनेंट, कुछ पार्ट वेरिएबल है, वेरिएबल कंसिडरेशन है, तो फिर वेरिएबल कंसिडरेशन को आप ट्रांजिशन प्राइस का पार्ट उसी वक्त बनाओगे जब इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हो, जब ये बात हाईली प्रोबेबल हो कि सब्सिक्वेंटली हमारे एस्टिमेट में चेंज नहीं आएगा और सब्सिक्वेंटली एस्टिमेट में चेंज ना आने की वजह से रेवेन्यू के रिवर्सल की नौबत नहीं आ रही होगी। मैं रिपीट करता हूं, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का कुछ कंपोनेंट, कुछ पार्ट वेरिएबल है, तो वेरिएबल कंसिडरेशन को आप ट्रांजिशन प्राइस का पार्ट उसी वक्त बनाओगे ओनली व्हेन इट इज हाईली प्रोबेबल दैट देयर वुड बी नो चेंज इन एस्टिमेट, देयर वुड बी नो रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू। वेरिएबल कंसिडरेशन को हम ट्रांजिशन प्राइस का पार्ट उसी वक्त बनाएंगे जब इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हो कि सब्सिक्वेंटली एस्टिमेट्स में चेंज नहीं आएगा, सब्सिक्वेंटली रेवेन्यू के रिवर्सल की नौबत नहीं आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी हूं, मेरा काम यह है कि मैं लोगों को एडवर्टाइजमेंट शूट करके देता हूं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एडवर्टाइजमेंट का कस्टमर आता है और वो मुझे कहता है कि आप हमें एडवर्टाइजमेंट शूट करके दें, 5 लाख रुपए की कंसिडरेशन फिक्स हो जाती है। 5 लाख रुपए की कंसिडरेशन फिक्स होने के बाद कस्टमर ये कहता है कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट शूट करोगे हम इसका एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाएंगे, और अगर आपकी शूट की हुई एडवर्टाइजमेंट को 3 स्टार रेटिंग मिलती है तो फिर हम आपको कंसिडरेशन में 2 लाख रुपए एडिशनल बोनस की भी दे रहे होंगे। यानी कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी हूं, मेरे पास एक कस्टमर आया जिसने एक एड शूट करवाना है और एड शूट करने की फीस डिसाइड हुई है 5 लाख रुपए। एड शूट होने के बाद उस एड का एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाया जाएगा
और इंडिपेंडेंट रिव्यू के बाद अगर इस ऐड को 3 स्टार रेटिंग मिलती है तो फिर 2 लाख रुपए का एडिशनल बोनस भी मुझे पे किया जा रहा होगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख रुपए तो मेरी फिक्स कंसिडरेशन है, यानी 5 लाख रुपए तो ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट बनेगा ही बनेगा। 2 लाख रुपए की जो एडिशनल बोनस या इंसेंटिव का अमाउंट है ये एक वेरिएबल कंसिडरेशन है। अगर ट्रांजैक्शन प्राइस को 3 स्टार रेटिंग मिलती है तो ये वेरिएबल कंसिडरेशन मिलेगी, अगर ट्रांजैक्शन प्राइस को 3 स्टार रेटिंग नहीं मिलती तो ये वेरिएबल कंसिडरेशन हमें नहीं मिल रही होगी। अब इस केस में हम एस्टिमेट करेंगे कि कितने % चांस हैं कि हमें वेरिएबल कंसिडरेशन की एंटाइटलमेंट होगी या नहीं होगी। एस्टिमेशन के लिए पहले तो ये देखेंगे कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल करना है या सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम इस्तेमाल करना है। ऑब्वियसली यहां पे सिर्फ 2 ही आउटकम्स हैं, या तो 3 स्टार रेटिंग मिलेगी या 3 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी, या तो बोनस मिलेगा या बोनस नहीं मिलेगा। तो यहां पे एस्टिमेशन के लिए हम सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि 40% चांस है कि 3 स्टार रेटिंग मिलेगी, 60% चांस है कि 3 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी। अब अगर 40% चांस है कि 3 स्टार रेटिंग मिलेगी और 60% चांस है कि 3 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि यह हाईली प्रोबेबल है कि हमारी वेरिएबल कंसिडरेशन रिकवर हो सकेगी, यानी कि आगे जाके एस्टिमेट्स में चेंज आ सकता है, आगे जाके रेवेन्यू के रिवर्सल की नौबत आ सकती है। तो यहां पे 2 मिलियन के बोनस को हम ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट में ये कहूं कि 80% चांस है कि हमें 3 स्टार रेटिंग मिलेगी, अब 80% चांस है कि हमें 3 स्टार रेटिंग मिलेगी, यानी कि ये हाईली प्रोबेबल है कि हम वेरिएबल कंसिडरेशन की एंटाइटलमेंट क्रिएट कर पाएंगे। इस केस में हम वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट बना रहे होंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट बात, वेरिएबल कंसिडरेशन विल बी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस only if it is highly probable that subsequent change in estimate would not result in reversal of revenue। आप वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट उसी वक्त बनाओगे जब इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हो, जब ये बात हाईली प्रोबेबल हो कि सब्सिक्वेंटली एस्टिमेट में चेंज नहीं आएगा, सब्सिक्वेंटली एस्टिमेट के चेंज की वजह से रेवेन्यू के रिवर्सल की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगेन ये सारी बातें बेस तो एस्टिमेट पे ही कर रही है ना, ये सारी बातें बेस तो एस्टिमेट पे ही कर रही है। ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हाईली प्रोबेबल हो कि एस्टिमेशन चेंज नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअली एस्टिमेट्स चेंज हो जाए। एक इवेंट के होने ना होने के हवाले से हम जब एस्टिमेट करें तो हाईली प्रोबेबल हो कि ये काम होगा, लेकिन एक्चुअल आउटकम हमारी एस्टिमेशन के अगेंस्ट आ जाए। तो इस केस में ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है, इस केस में ये चेंज ऑफ एस्टिमेट है जिसे हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट नहीं कर रहे होंगे। इसे किस तरह से प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर किया जाएगा ये हमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल वेरिएबल कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट था। कंसिडरेशन का वो कंपोनेंट, ट्रांजैक्शन प्राइस का वो कंपोनेंट जो कि फिक्स ना हो, वेरिएबल हो। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसिडरेशन है, हम एस्टिमेट करेंगे कि किस हद तक वेरिएबल कंसिडरेशन की एंटाइटलमेंट हो सकेगी। एस्टिमेशन के 2 तरीके, सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम या एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। और वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट उस वक्त बनाया जाएगा only when it is highly probable that subsequent change in estimate would not result in reversal of revenue। अब वेरिएबल कंसिडरेशन से पर्टेनिंग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें वेरिएबल कंसिडरेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी समझ आएगी। हमारे सामने एक इलस्ट्रेशन आ रही है, कहता है तैयब कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑयल रिग फॉर 100 million। इफ द ऑयल रिग इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम देयर विल बी अ 20 million पेनल्टी। एक कंपनी हमारे पास तैयब कंपनी का नाम से, इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है कि इसे कोई ऑयल रिग बिल्ड करना है कस्टमर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस रखी गई है 100 million, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो 20 million की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कहता है तैयब हैज बिल्ड सिमिलर ऑयल रिग्स बिफोर एंड देयर इज 90% चांस दैट द ऑयल रिग विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इस तैयब कंपनी ने पास में भी बहुत सारे ऑयल रिग बिल्ड किए हैं और 90% चांस है कि हम इस ऑयल रिग को टाइम पे कंप्लीट कर जाएंगे। रिक्वायरमेंट में कहता है कि ब्रीफली डिस्कस हाउ तैयब कंपनी शुड मेजर द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब देखें, अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा इवैल्यूएट करें तो 100 मिलियन की ट्रांजैक्शन प्राइस में से 80 मिलियन ट्रांजैक्शन प्राइस फिक्स्ड है, यानी कि आप ऑयल रिग को टाइम पे बिल्ड करो या टाइम पे बिल्ड ना करो 80 मिलियन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और 20 मिलियन की ट्रांजैक्शन प्राइस वेरिएबल है, अगर आपने ऑयल रिग को टाइम पे बिल्ड कर दिया तो ये 20 मिलियन मिलेंगे, अदरवाइज ये 20 मिलियन आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो पहले तो मैंने 100 मिलियन की ट्रांजैक्शन प्राइस को फिक्स्ड और वेरिएबल में बाइफरकेट कर दिया। 80 मिलियन फिक्स कंसिडरेशन है, 20 मिलियन वेरिएबल कंसिडरेशन है। अब जो 20 मिलियन वेरिएबल कंसिडरेशन है इसकी एस्टिमेशन के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड या मोस्ट लाइकली आउटकम। सर ऑब्वियसली यहां पे 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो ऑयल रिग टाइम पे कंप्लीट होगा या ऑयल रिग टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। अगर ऑयल रिग टाइम पे कंप्लीट होता है तो 20 मिलियन मिलेंगे, अगर ऑयल रिग टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो 20 मिलियन नहीं मिलेंगे। यानी कि यहां पे एस्टिमेशन के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड नहीं बल्कि सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड इस्तेमाल करना है।
फिर आगे कहता है कि 90% चांस है कि हम ये रिग टाइम पे कंप्लीट कर जाएंगे। अब 90% चांस का मतलब है कि दिस इज हाईली प्रोबेबल है कि हम ये रिग टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे और हमें ये 20 मिलियन की पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि हमें 20 मिलियन की इंटाइटलमेंट होगी, यानी कि अब हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस 100 मिलियन कंसिडर की जाएगी। तो इसका एक शॉर्ट सा सोल्यूशन भी मैंने ड्राफ्ट किया है। कहता है देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, 100 मिलियन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम and 80 million if the contract is not completed on time. The most likely amount method better predict the amount of consideration due to significant 90% chance that the oil rig will be completed on time. Therefore, the transaction price should be 100 million. सर यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो 100 मिलियन या 80 मिलियन। चूंकि 90% चांस है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे कंप्लीट करेंगे, तो सिंगल मोस्ट लाइकली मेथड को इस्तेमाल करते हुए 100 मिलियन हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक और इलस्ट्रेशन है। कहता है On 1st November 2018, an entity entered into a contract with a customer to build an asset for rupees 1 million. In addition, the term of the contract include a penalty of 1 lakh if the construction is not completed within 3 months from the date of contract. 1 नवंबर 2018 पे हमारी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमें कोई एसेट बिल्ड करना है, प्राइस है 1 मिलियन। लेकिन इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी है कि 1 लाख रुपए पेनल्टी होगी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो सका। By the year end 31 December 2018, the contract is 60% completed and the entity expect that construction will not be completed by 31st January 2019. कह रहा है ईयर एंड तक 2 महीने गुजर गए, हमने कॉन्ट्रैक्ट को 60% कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को 31 जनवरी तक यानी कि 3 महीनों में कंप्लीट कर सकेंगे। However, the construction is completed on 28 जनवरी 2019। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, हमने ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली 28 जनवरी 2019 पे कंप्लीट कर ली है। अब देखें ईयर एंड पे हमारी एस्टिमेशन कुछ थी, लेकिन एक्चुअल आउटकम हमारी एस्टिमेशन के अगेंस्ट आया है। एस्टिमेट ये हम कर रहे थे कि टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया है। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा या किस तरह से जनरल एंट्रीज बनाई जाएगी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखें इस सिनेरियो में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की जो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस है वो है 1 मिलियन, लेकिन अगर मैं 1 मिलियन को बाइफरकेट करूं तो 9 लाख रुपए फिक्स कंसिडरेशन है और 1 लाख रुपए वेरिएबल कंसिडरेशन है। रीजन बीइंग कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट करें, हम ये एसेट टाइम पे बिल्ड करें या ना करें, 9 लाख रुपए तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर हमने 3 महीनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर हमने 3 महीनों में कंप्लीट नहीं किया तो फिर हमें 1 लाख की एंटाइटलमेंट नहीं हो सकेगी। सर ईयर एंड पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट 60% कंप्लीट हो चुका है और हमें नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा। अगर ईयर एंड पे हमें नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा तो वेरिएबल कंसीडरेशन को मैं ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट नहीं बनाऊंगा, यानी कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी होगी 9 लाख रुपए, और कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है 60%, तो 9 लाख रुपए का 60% ईयर एंड पे हम 5,40,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। 9 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन प्राइस का 60% 5,40,000 रुपए हम ईयर एंड पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल सी एंट्री बन जाएगी, रेवेन्यू 5,40,000 से क्रेडिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल 5,40,000 से डेबिट हो जाएगा। ईयर एंड के बाद 28 जनवरी 2019 पे ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, यानी हमने एस्टिमेट कुछ किया था, एक्चुअल आउटकम कुछ और आया। हमने एस्टिमेट किया था कि हम टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया। तो अब 28 जनवरी 2019 पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसीडरेशन भी शामिल होगी, यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस इज 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में से 5,40,000 रुपए का रेवेन्यू आप 31 दिसंबर 2018 पे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, तो 1 मिलियन माइनस 5,40,000 डिफरेंशियल आया 4,60,000 रुपए। 4,60,000 का रेवेन्यू हम 28 जनवरी 2019 पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। यहां पे बेसिकली एस्टिमेट्स में चेंज आ रहा है, और चेंज ऑफ एस्टिमेट्स को हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बल्कि प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे, यानी कि 4,60,000 रुपए का रेवेन्यू हम 28 जनवरी पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और रेवेन्यू 4,60,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और इलस्ट्रेशन है, इसे भी रीड करते हैं। कहता है एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड अ कस्टमाइज्ड एसेट, द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज रुपीज 2.5 मिलियन बट द अमाउंट विल बी रिड्यूस और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एसेट। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड एसेट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉमिस कंसिडरेशन है 2.5 मिलियन 25 लाख, लेकिन ये जो 25 लाख रुपए का अमाउंट है, ये जो 2.5 मिलियन का अमाउंट है, ये बढ़ सकता है, ये कम हो सकता है, इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना टाइमली कंप्लीट होता है। कहता है स्पेसिफिकली फॉर ईच डे आफ्टर द डेडलाइन द एसेट इज इनकंप्लीट द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज रिड्यूस्ड बाय 10,000
एंड फॉर ईच डिले बिफोर द डेडलाइन द एसेट इज कंप्लीट द प्रॉमिस कंसिडरेशन इज इंक्रीज बाय 10,000। कह रहा है जितने दिन आप कंस्ट्रक्शन लेट कंप्लीट करोगे हर एडिशनल डे के हिसाब से 10,000 से कंसिडरेशन कम होती जाएगी, और जितने दिन आप कंस्ट्रक्शन अर्ली कंप्लीट करोगे हर अर्ली कंप्लीशन डे के हिसाब से 10,000 से कंसिडरेशन बढ़ती जाएगी। आगे कहता है इन एडिशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एसेट a third party will inspect the asset and assign a rating based on the metrics that are defined in the contract. If the asset receives a specified rating, the entity will be entitled to an incentive bonus of 1.5 लाख। कह रहे जब इस एसेट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो एक थर्ड पार्टी इस एसेट को इंस्पेक्ट करेगी और इसे एक रेटिंग दे रही होगी जिसके मैट्रिसेस हमने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। अगर हमारे एसेट को एक स्पेसिफाइड रेटिंग मिलती है तो हमें 1.5 लाख रुपए का एडिशनल बोनस भी दिया जा रहा होगा। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि डिटरमाइन हाउ टू एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन इन द अबव कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 वेरिएबल कंसिडरेशन है। नंबर 1 इंसेंटिव या पेनल्टी फॉर टाइमली कंप्लीशन, एंड नंबर 2 1.5 लाख रुपए का इंसेंटिव बोनस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड रेटिंग। अगर मैं पेनल्टी या इंसेंटिव ऑन टाइमली कंप्लीशन की बात करूं, यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है 1 दिन पहले कंप्लीट हो, 2 दिन पहले कंप्लीट हो, 3 दिन पहले कंप्लीट हो, 4 दिन पहले कंप्लीट हो, एंड सो ऑन। हो सकता है एग्जैक्ट टाइम पे कंप्लीट हो, 1 दिन लेट कंप्लीट हो, 2 दिन लेट कंप्लीट हो, 3 दिन लेट कंप्लीट हो, एंड सो ऑन। तो यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बहुत ज्यादा है। यहां पे वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट करने के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल करेंगे। हर पॉसिबल आउटकम का जो भी प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड चांसेस है उस कंसिडरेशन को उस वेटेड एवरेज नंबर से वर्कआउट कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं इसी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इंसेंटिव बोनस की वेरिएबल कंसिडरेशन की बात करूं, इस केस में नंबर ऑफ आउटकम 2 ही हैं, या तो स्पेसिफाइड रेटिंग मिलेगी या स्पेसिफाइड रेटिंग नहीं मिलेगी। अगर स्पेसिफाइड रेटिंग मिलती है तो 1.5 लाख का बोनस, अगर स्पेसिफाइड रेटिंग नहीं मिलती तो 1.5 लाख का बोनस नहीं मिलेगा। यहां पे वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट करने के लिए हम सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड इस्तेमाल करेंगे। जिस बात के चांसेस ज्यादा होंगे उस डायरेक्शन में अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास मिला जुला कर कॉन्सेप्ट था वेरिएबल कंसिडरेशन का। आई होप कि ये वेरिएबल कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सका हूं टुगेदर विद सम इलस्ट्रेशंस। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।